ओके क्लास, तो लास्ट टाइम हमने जो है वो चैप्टर 10 कल स्टार्ट किया था, केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमने पढ़ लिया है और आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। तो लास्ट टाइम कोवेलेंट बॉन्ड तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, कोवेलेंट बॉन्ड उसकी टाइप्स हमारी हो गई थी, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो फिर थर्ड टाइप जो है बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड के टॉपिक हमारा जो अभी चल रहा है लेक्चर 1 से कनेक्टेड, ठीक है। तो थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड जो हमारे पास होती है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, या फिर इसी को आप लोग जो है वो डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों का मतलब सेम होता है, दे बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये असल में एक तरह की टाइप ही है कोवेलेंट बॉन्ड की। तो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, जो बनता है किससे भाई, फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। इसमें वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना भाई, दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कि शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम आपको दे रहा होता है, ठीक है। तो वन साइडेड शेयरिंग से होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर असल में शेयर होता है, ठीक है। तो द एटम, तो वो एटम, द एटम विच डोनेट्स, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड डोनर, है ना भाई। तो डोनर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, और जो एक्सेप्ट करता है, द एटम विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो उसमें एक डोनर और एक एक्सेप्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, और डिनोटेड बाय, इसको शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है किससे बेटा, एरो से। एरो से शो करते हैं, इस तरह से एरो से शो किया जाता है। और ये चीज़ हम जानते हैं कि पहले हमारे पास एरो के एक तरफ लेफ़्ट साइड पर हमारे पास डोनर होता है, टेल के साइड पर, और हेड के साइड पर हमारे पास कौन होता है, एक्सेप्टर होता है, जो ले रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डिनोशन होती है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम जानते हैं कि हमेशा ये डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, कभी सेम एटम में नहीं बनता, ये हमेशा दो अलग अलग एटम्स के बीच में बनेगा। तो फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स, यह हमेशा अलग अलग एटम्स के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। हमेशा कभी भी सेम एटम के बीच में इसमें फॉर्म नहीं होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इट नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कभी अकेला नहीं बनता। जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद बनता है। मतलब एक मॉलिक्यूल पहले कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, देन जो लोन पेयर बचता है उसको वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में यूज़ करता है। डायरेक्टली एक एटम दूसरे एटम से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये कुछ चीज़ें, बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब हम इसमें एग्जाम्पल ले लें कि किन किन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो काफ़ी सारे कंपाउंड हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जैसे फर्स्ट अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अमोनिया माइन, NH4+ में होती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, NH4+ में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अमोनिया माइन। तो उसमें किस तरह से होती है, जैसे ये नाइट्रोजन हमारे पास है तो तीन तरफ से हमारे पास हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो क्या करता है, उसको एक H+ को डोनेट कर देता है, जिससे ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये अमोनिया माइन की फॉर्मेशन हो जाती है NH4+। इसमें हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है, चूँकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो ये हमारा जो है वो डोनर है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है H+, तो ये हमारा एक्सेप्टर है। समझ में आ गई बात। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, उससे कई एग्जाम्पल के बीच में आपको ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग दिख सकती है। इस तरह सेकंड हमें H3O+ में दिख सकती है हाइड्रोनिया माइन। हाइड्रोनिया माइन के अंदर भी देखिए कैसे कि ये हमारे पास HOH, ये वाटर हो गया हमारे पास। अब दो लोन पेयर होता है ना अभी ऑक्सीजन के पास, उसमें से एक लोन पेयर क्या करता है कि ये एक लोन पेयर दे देता है H+ को, तो उससे हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा हाइड्रोनिया माइन जनरेट हो जाता है, सही है। तो हाइड्रोनिया माइन के अंदर भी आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। इसी तरह से अगर हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं तो हम लिखते हैं जैसे CH3NO2,
इसमें भी आपको दिखेगा CH3NO2 में। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोमीथेन में भी आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखेगी। किस तरह से? देखो CH3 पहले तो कार्बन है, ये तीन तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 हो गया। फिर एक तरफ वो नाइट्रोजन से जुड़ा है। अब नाइट्रोजन के लास्ट शेल में आपको पता है देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक से तो बॉन्ड बना लिया इसने, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इधर कर लिया, 2 इधर कर लिया। अब एक ऑक्सीजन NO2 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो पहले तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड उसने एक ऑक्सीजन के साथ बना लिया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने क्या कर लिया, ये एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ वन साइडेड शेयरिंग कर ली। तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और दोनों ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोमीथेन के अंदर, ठीक है। तो कई मॉलिक्यूल में आप इसको देख सकते हैं। फोर्थ आप मॉलिक्यूल में देख सकते हैं इसको, लाइक POCl3 में देख सकते हैं। POCl3 में, आप POCl3 में किस तरह दिखाई देगा, अब ये रहा फॉस्फोरस, इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो तीन तरफ तो क्लोरीन से मिल गया, ये PCl3 बन गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये रहा ऑक्सीजन हमारे पास जिसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या कर लेगा, वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा इसके साथ। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब जो वन साइडेड शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन आया है वो दोनों का है, फॉस्फोरस का भी ऑक्सीजन का भी है। तो यहाँ पर आपको POCl3 में भी दिखा। तो ऐसे कई एक एग्जाम्पल हम बना सकते हैं जिसमें हमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखेगी, जहाँ पर वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होगी। वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद ये कि इसमें एक जो शेयरिंग के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक ही आइटम दे रहा होगा। बस समझ में आती है आपको ये बात? नहीं समझ में आती बात? POCl3 वाला अब देख लें इसको, तो दोबारा उसको समझा दो। तो POCl3 बाकी समझ में आया आपको? ओके, यहाँ पे लिख दूँ। अब ये POCl3 है, जैसे कि अब यहाँ पर हमने ले लिया फॉस्फोरस P। अब फॉस्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई, 5 ग्रुप का एलिमेंट है। दैट्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस। सो नाउ इट विल बी बॉन्डेड टू Cl, 3 Cl आइटम्स। तो यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, यहाँ तीसरा Cl, 3 Cl बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक Cl आ गया, यहाँ पर आया दूसरा Cl हमारा, एंड देयर इज़ अ थर्ड Cl, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट इलेक्ट्रॉन्स हेयर। ये हमने इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स लग गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया। ये हो गया PCl3 बनाइए, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जिसको हम कहते हैं। इसके बाद ये ऑक्सीजन हमारे पास है। अब ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ग्रुप के एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये इसके साथ अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड करेगा तो ऑक्सीजन के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट हो जाएगा इसका। तो बजाय इसके कि ये 10 इलेक्ट्रॉन करने के, ये ऑक्सीजन क्या, ये फॉस्फोरस क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। यही कहलाता है वन साइडेड शेयरिंग। शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही आइटम की तरफ से आ रहा है। तो ये हमारे इस तरफ फॉस्फोरस डोनर हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा एक्सेप्टर हो जाएगा। ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझे इस चीज़ को? तो ये वाला बॉन्ड कैसे बने, क्लियर है? समझ में आती है बात सबको? ये तो बहुत बेसिक बात है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई नई चीज़ तो नहीं है। 9 के बच्चे भी जानते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो 3 तरह के बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड्स हम यहाँ पर देखे हमने, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो ये पहला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो मसला हमारे पास है डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे भाई, म्यू से। म्यू से इसको डिनोट किया जाता है, म्यू से इसको शो किया जाता है, ठीक है। डायपोल मूवमेंट है क्या? इट इज़ एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। ये है मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी की मेजरमेंट, ठीक है, कि किसी मॉलिक्यूल में कितना पोल जनरेट है, कितनी पोलैरिटी जनरेट है, ठीक है। तो डायपोल का मतलब तो हम जानते हैं, डायपोल मीन्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी डायपोल ये हमने पढ़ा हुआ है। और मोमेंट मतलब फोर्स के जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें कितनी ज़्यादा चार्ज या उसकी पोलैरिटी के क्या मेजरमेंट है, या टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू गेट ओरिएंटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट। तो जैसे हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है, तो उसकी पोलैरिटी की मेजरमेंट भी की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट, कि वो कितना पोलर है कितना नहीं है। अब उसकी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ भी आ सकती है उसकी वैल्यू।
तो डायपोल मोमेंट की आपको याद रखना है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू जब हमारे पास 0 हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ नॉन पोलर। और अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, नाउ दिस मॉलिक्यूल विल बी पोलर। तो ये हमें बस वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकालनी होती है, बस हमें पता होना चाहिए कि 0 इसकी वैल्यू नॉन पोलर के लिए होती है, मतलब पोलैरिटी है ही नहीं, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो कुछ ना कुछ पोलैरिटी है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब फार्मूला क्या होता है डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, या चार्ज इनटू डिस्टेंस। पता जो भी चार्ज है और दो चार्जेस की भी जो डिस्टेंस है, जैसे मिसाल के तौर पे आगे अगर ये हम एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज है और ये जो चार्ज है Q है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास R है, या R या D कह लें, D है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम म्यू की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, म्यू हमारे पास निकल सकता है इट इज़ इक्वल टू, अच्छा चार्ज को हम बढ़ जाए Q के हम E से शो कर दें, तो ये E से शो कर देते हैं चार्ज को, तो ये हो जाएगा E मल्टीप्लाई बाय D। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल जाएगा किसका बेटा, डायपोल मोमेंट का, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। अब इस डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी हमारे पास, व्हाट विल बी इट्स यूनिट। तो यूनिट इसकी हम निकाल सकते हैं, एसआई सिस्टम में अगर यूनिट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगी, वो हमारी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और वो मीटर हो जाएगी। तो कूलम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी C, तो कूलम और ये फिर हो जाएगा मीटर, कूलम मीटर, जिसको इन शॉर्ट हम C-M लिख सकते हैं, कूलम मीटर, ठीक है। अच्छा अगर हम CGS में बात करेंगे तो CGS में क्या हो जाएगी यूनिट इसकी, CGS में चार्ज की यूनिट क्या होती है, CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है, अभी तो बताया ESU, ESU चार्ज की यूनिट है CGS सिस्टम में। ESU का मतलब क्या होता है, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ESU डॉट और उसके साथ ESU हो गया डॉट, उसके साथ और लेंथ की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की, सेंटीमीटर। तो ESU सेंटीमीटर CGS सिस्टम में निकल गए। लेकिन मसला पता है क्या है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना, ये दोनों जो यूनिट्स हैं, कूलम मीटर, ESU सेंटीमीटर, ये दोनों ही यूनिट कैसी हैं भाई, बहुत बड़ी यूनिट्स हैं, वेरी बिग यूनिट्स। तो हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो थोड़ी छोटी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या होता है कि जो कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं ना, वो दोनों में बात नहीं करते, ठीक है। तो कॉमन यूनिट है जो नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है, कॉमन यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, वो क्या होती है बेटा, डिबाई, वो डिबाई होती है, जिसको कैपिटल D से भी शो किया जा सकता है। डिबाई इसकी एक कॉमन यूनिट है, डिबाई में उसको शो किया जाता है। अब आपको कन्वर्जन फैक्टर याद करने पड़ते हैं डिबाई के, कि एक डिबाई जो है ना वो बराबर होता है 3.335 एक्सपोनेंट -30 कूलम मीटर के। अगर ESU सेंटीमीटर की बात की जाए तो एक डिबाई बराबर होता है 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर के। तो ये हम कन्वर्जन कर सकते हैं उसके अंदर। तो मतलब डिबाई एक छोटी यूनिट है, डिबाई में वैल्यू आती है 0.9, 0.7, 1.2, 1.3 इस तरह से आ रही होती है। तो ये इसको समझना, इसको लिखना आसान हो जाता है। दैट्स वाई डिबाई ना SI सिस्टम में यूनिट है, ना डिबाई ना CGS। डिबाई कॉमन यूनिट है इसकी जो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है भाई। अब हमें देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 है और कौन से ग्रेटर देन 0 है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे कि आ गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। दिए गए मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करें बेटा, हम लोग जो है वो म्यू की वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है। अब इसमें जैसे कि फर्स्ट हमारे पास आ गया H2 के लिए डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 के ग्रेटर देन 0 होगा, चूँकि जितने भी हमारे पास नॉन पोलर है वो 0 है। इसके लिए जो म्यू है वो बराबर आ गया 0, समझ गए। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ Cl2 के लिए म्यू क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल सही जवाब, 0 आ जाएगा, नॉन पोलर है। तीसरा अगर मैं लिखूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही, पोलर है। चौथा अगर मैं लिखूँ HF के लिए तो ये क्या होगा,
ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, पांचवा अगर मैं लिखूँ लाइक IBR के लिए, इसके लिए क्या होगा? ग्रेटर देन 0, चूँकि हेटेरोडायटोमिक है, पोलर है, तो ये हमारा ये भी हो गया ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई बात? अच्छा, छठा अगर मैं आपको लिखूँ H2O के लिए क्या होगा डायपोल मोमेंट? कल बताया था ना भाई, पोलर है, ग्रेटर देन 0। इसी तरह से सातवां अगर मैं अमोनिया के लिए कहूँ तो क्या होगा NH3 के लिए? ग्रेटर देन 0 आएगा, पक्की बात है, चूँकि अमोनिया में भी हमने लोन पेयर देखना है ना, क्योंकि लोन पेयर है इसमें, अब लोन पेयर है तो ये हो गया हमारा पोलर, तो इसका भी हमारा हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा, अगर आठवां मैं आपको कहूँ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके लिए कितनी होगी? 0 के ग्रेटर देन 0, बताएं। H2S के लिए पहले तो पोलियोटॉमिक है, क्या सेंट्रल एटम में लोन पेयर होगा? H2S का स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो कैसे बनेगा? सल्फर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर आ गया सेंट्रल एटम में, पोलर हो गया, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। समझ तो बनाकर हम देख सकते हैं अगर कोई हमारे पास नया कोई मॉलिक्यूल आता है। इसी तरह से 9th अगर हम देखें, 9th अगर आ गया आपके पास PCl3, अभी क्या होगा? 0 का ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये भी, चूँकि फॉस्फोरस पे लोन पेयर आ जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है? अगर मैं 10th लिखूँ, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में मैं लिखूँ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अब बताओ 0 के ग्रेटर देन 0, जैसे यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0, जो कि सल्फर पे लोन पेयर आएगा SO2 में, तो ये सारे हमारे पास हो गए जो है वो। अच्छा, और देखते हैं 11, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर CH4, तो क्या होगा? 0 का ग्रेटर देन 0, 0, चूँकि नॉन पोलर लोन पेयर नहीं आएगा, तो डायपोल मोमेंट 0 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन 12 अगर मैं आपको लिख कर दूँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी 0 हो जाएगा, इसमें भी लोन पेयर नहीं है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इक्वल टू 0। अच्छा, 13 अगर मैं आपको मॉलिक्यूल लिख कर दूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो डायपोल मोमेंट 0 होता है, ग्रेटर देन 0, 0 हो गया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर नेचर का है, क्या हो गया? उसके बाद 14 अगर मैं आपको लिख कर दूँ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, 0 हो जाएगा, चूँकि कार्बन पे लोन पेयर नहीं आएगा, सेंट्रल एटम पे, सराउंडिंग सेंट्रल, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है। उसके बाद 15 अगर मैं आपको लिख कर दूँ BeCl2, 0 आएगा इसमें भी, चूँकि बेरिलियम पे लोन पेयर नहीं आएगा और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, लीनियर, 0। अच्छा, अगर मैं आपको 16 लिख कर दूँ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन पे लोन पेयर नहीं आएगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, करके देख लेना, तो 0 आ जाएगा। ठीक है। 17 अगर मैं आपको लिख कर दूँ C2H2 इथाइन, तो ये क्या होगा? 0 का ग्रेटर देन 0, 0 ही आएगा, हाइड्रोकार्बन तो वैसे भी नॉन पोलर ही हो जाएंगे, इससे लोन पेयर होगा नहीं इसमें, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, अगर 18 में आपको क्वेश्चन लिख कर दूँ लाइक C6H6 बेंजीन, इसका क्या होगा? 0 ही आ जाएगा, बेंजीन भी नॉन पोलर नेचर का होगा, सिंपल है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आएगा पूरा बेंजीन का, बीच से काटोगे 2 बराबर हो जाएगा बेंजीन के स्ट्रक्चर को। 19 अगर मैं आपको लिख कर दूँ CHCl3, इसका 0 के ग्रेटर देन 0, अब यहाँ लोन पेयर तो है नहीं कार्बन पे, लेकिन मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है, तो कल पढ़ाया था उसको, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म है ना ये। इसी तरह 20 अगर मैं आपको लिख कर दूँ CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, सॉरी मॉलिक्यूल, हाँ जस्ट कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, बट मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, तो डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। तो हम दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल को चेक कर सकते हैं। 16 क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। देख लेते हैं, बना लेते हैं, देख लेते हैं उसको।
ये बोरॉन है। अब बोरॉन की लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक है। अब ये 3 फ्लोरीन से जुड़ा है, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर और एक F यहाँ पर। फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना और एक बॉन्ड यहाँ बना, सही है। लोन पेयर नहीं आ रहा बोरॉन में, लोन पेयर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, कट कर देंगे बीच से। तो क्या जो लेफ्ट में क्या वो राइट में है, तो एसिमेट्रिकल गास हो गए। सिमेट्रिकल है, इसी वजह से डायपोल मोमेंट 0 है, नेट डायपोल मोमेंट 0 हो रहा है इसका, सही है, क्लियर है, कोई मसला। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बॉन्ड एनर्जी, अगला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। देखो बॉन्ड एनर्जी जो है ना, इसको याद रखना है कि इट इज सेम एज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि बॉन्ड एनर्जी मैंने आपको बताया था, ये हम लोग जो है ना कोवेलेंट कंपाउंड्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड एनर्जी की टर्म को, और जो लैटिस एनर्जी की जो टर्म है वो आयनिक बॉन्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है। वरना डेफिनेशन दोनों की सेम है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बॉन्ड एसोसिएशन के लिहाज से भी, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिहाज से भी। जैसे एक डेफिनेशन इसकी हो सकती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to break the bond of 1 mole of a substance या 1 mole of a molecule is called bond energy। तो ये एक डेफिनेशन तो उसकी बेटा ये बन जाती है, मीन्स कि किसी भी कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके 1 मोल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसकी मिसाल ले लेता हूँ, हाइड्रोजन की मिसाल ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन क्या होता है, HH है ना, ये हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, आप चाहते हैं कि ये बॉन्ड आप तोड़ दें, तो इसको तोड़ने के लिए आपको यू हैव टू प्रोवाइड इट हीट, आपको उसको हीट करना पड़ेगा। क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है। जब आप उसको हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा कि ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और जो हीट एनर्जी जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब होगी, तो उसकी वैल्यू हम प्लस में लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 435, या मैं उसमें लिख देता हूँ किलो कैलोरी पर मोल में, प्लस का 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो हमारे पास आई ना, ये जो एनर्जी आई डेल्टा HBE, इसको हम कह सकते हैं दिस इज बॉन्ड एनर्जी। तो इसको जो हम बॉन्ड एनर्जी को जो डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय डेल्टा H लिखते हैं और उसके नीचे B.E लिख देते हैं, मतलब बॉन्ड एनर्जी इसका मतलब है, बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसकी डिनोशन। और यूनिट क्या हो सकती है इसकी, यूनिट इसकी 2 निकाल सकते हैं, एक तो निकाल सकते हैं किलो कैलोरी पर मोल, या फिर हम किस में निकाल सकते हैं, किलो जूल पर मोल में निकाल सकते हैं। ये दोनों यूनिट्स इसकी पॉसिबल है। ये पहली डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन हो सकती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिहाज से। अब वो क्या डेफिनेशन है, सिंपल कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when 1 mole of when the bond between 1 mole of molecule is formed। जब 1 मोल मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसको कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी, इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो जैसे मैंने इससे पहले भी आपको ये बात बताई थी, इससे पहले भी हमने ये चीज़ देखी थी कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड एसोसिएशन ये दोनों में डिफरेंस है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड का बनना, तो ये कैसा प्रोसेस होता है, दिस इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना बेटा। ये इसमें डेल्टा H हमारा जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। इसी तरह से बॉन्ड
का टूटना, बॉन्ड डिकम्पोजिशन या बॉन्ड डिसइंटीग्रेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन, ये कैसा प्रोसेस होता है? दिस इज एंडोथर्मिक। और इसमें जो डेल्टा एच आपके पास है वो क्या आता है? दिस इज पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पर जो बात करें सेकंड डेफिनेशन में, वह बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपने 2 हाइड्रोजन लिया और दोनों हाइड्रोजन को मिलाकर आपने H2, दोनों के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी 1 मोल सब्सटेंस का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसमें क्या होगी? हीट एनर्जी बजाय आपको देने की हीट एनर्जी रिलीज़ होगी, तो उसका डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। वैल्यू सेम आ जाएगी, देखो मैग्नीट्यूड सेम होगा, 104 किलो कैलोरी पर मोल, बस ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा। फर्क सिर्फ इतना सा है। समझ में आ गई बात? ये तो हमने सिंपल एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया बॉन्ड एनर्जी किसे कहा जाता है, बड़ी आसान सी बात है। वही जो लेटिस एनर्जी होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, सेम वही चीज़ कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बॉन्ड एनर्जी की सूरत में आती है, मॉलिक्यूल्स के लिए। और जब क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो लेटिस एनर्जी की बात करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, कि बॉन्ड एनर्जी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। याद रखिए बेटा कि हमारे पास जो है वो 2 कैरेक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। अब वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर हमारे पास होता है कि बॉन्ड एनर्जी डेल्टा एच बी ई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पहली चीज़ ये याद रखनी। अब बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं? कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, या बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। जैसे अब मैं अगर क्वेश्चन कर बता देता हूँ आपको कि विच हैज़ द मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। आप बताएं किसकी बॉन्ड एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी? ठीक है, अब इसमें एक दे दिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ए दे दिया, बी दे दिया आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सी दे दिया आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और डी आपको क्या दे दिया? डी दे दिया आपको ऑल हैव सेम। इसका आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, चूँकि सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी उसकी। कितनी बॉन्ड लेंथ होती है डबल ट्रिपल सिंगल की? बताएं, कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है एंगस्ट्रॉम में? बताइए। कितनी होती है बॉन्ड लेंथ? 1.5 एंगस्ट्रॉम। और डबल बॉन्ड की क्या होती है? 1.4 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड की हो गई 1.3 एंगस्ट्रॉम। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जब कार्बन एटम्स होते हैं तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ चूँकि कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा बॉन्ड हमारे पास बनने शुरू हो जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम से कम होती रहती है, करीब आ जाता है एटम्स तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो एक तो हमारे पास ये चीज़ याद रखिएगा कि बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी चीज़, बॉन्ड एनर्जी जो है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आएगी। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पर कि विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, बताइए बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम किस में है? और मैं 4 ऑप्शन आपको दे दूं, ए बी सी डी, एक दे दूं HF, एक दे दूं HCl, एक दे दूं HBr और एक दे दूं HI। और आपसे मैं पूछूं बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम किस में है?
HF में होगी बिल्कुल, चूँकि HF में आयनिक कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो तमाम हैलोजन एसिड्स में जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेटा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अच्छा, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेविस। तो लेविस नाम के साइंटिस्ट ने जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड का ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लेविस का कॉन्सेप्ट था जो कि रिजेक्ट हो गया बाद में जाकर, ये रिजेक्ट हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था हिटलर और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था लंदन। तो हिटलर और लंदन ये दो साइंटिस्ट आए और दोनों ने मिलकर एक नया एक कॉन्सेप्ट पेश किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, VBT, जिसको हम VBT कहते हैं। VBT मतलब दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ये कैसे होती है, बाय द नॉट म्यूचुअल, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं तो क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर पूरा लिख देता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये कॉन्सेप्ट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, VBT का, कि जब भी ओवरलैप होंगे दो ऑर्बिटल्स तो जाके बॉन्ड बनेगा। अब ओवरलैपिंग जो है ना वो दो तरह से होती है। अब जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं बेटा। एक तो वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं और साइडवेज, बिल्कुल। एक तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है जिसको हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं ना, एक इस तरह से कर सकते हैं। और एक कर सकते हैं वो साइडवेज ओवरलैपिंग, या जिसको हम लोग जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं ना भाई। साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। जब वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो सूरत में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और जब वो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो सूरत में क्या बनता है हमारे पास, पाई बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड को हम लोग इस तरह सिंबल भी बना सकते हैं सिग्मा का। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये दो तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे पास VBT के मुताबिक। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में एक चीज़ तो हमें पता लग गई है कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। अगली चीज़ तो हमें ये पता है कि सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है तो उससे हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सिग्मा बॉन्ड से हमेशा क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और S and P ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो S ऑर्बिटल भी बना सकते हैं और वो P ऑर्बिटल भी बना सकते हैं, दोनों ही बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग दोनों कर सकते हैं, S भी और P भी। ठीक है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड से। और अगली बात याद रखनी है कि इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, और अगली चीज़ कि इट कैन एग्जिस्ट अलोन, ये अलोन भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो ही ना, और सिग्मा के साथ पाई भी इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब अलोन एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली जो सिग्मा बॉन्ड होता है। और समझ में आ रही है? तो सिग्मा बॉन्ड में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसमें याद रखेंगे। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड में हम जानते हैं एक और चीज़ की, इसके अंदर हमारे पास फ्री रोटेशन होती है। पढ़ा था ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, फ्री रोटेट करता है, फ्री रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, मूव कर सकता है। तो अच्छा, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जब आते हैं ना तो तीन तरह से ओवरलैपिंग हमारे पास होती है सिग्मा बॉन्ड से। एक SS होती है, एक SP होती है और एक PP ओवरलैपिंग होती है। पता है बात सबको? अब सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग तीन तरह से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है
कि एक एस दूसरे एस से ओवरलैप हो जाए, ऐसा भी हो सकता है एक पी जो है वो दूसरे पी से ओवरलैप हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सॉरी एक एस एक पी से हो जाए, और ऐसा होता है कि एक एस जो है वो एक पी के साथ ओवरलैपिंग कर ले। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होगा कि एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, मतलब इस तरह से एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे ओवरलैप एरिया पे। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड दो एस के बीच में बन जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल किस में एस एस ओवरलैपिंग हो सकती है, तो सबसे आसान एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है, हाइड्रोजन H2 में होगी एस एस ओवरलैपिंग, चूँकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 1s1, तो दोनों के दो हाइड्रोजन होंगे जिसके पास 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये एक 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरा 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, तो ये एक 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरा 1s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो ये जब आपस में करीब आएंगे तो ओवरलैप कर लेंगे, इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी, और दो हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा H2 के बीच में। समझ गए सब? तो ये एस एस ओवरलैपिंग हमारे पास कहलाएगी, चूँकि एक एस दूसरे एस के साथ ओवरलैप हो गया। अब एक sp ओवरलैपिंग होती है जिसमें क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाता है, और इस तरह से हमारे पास इस तरह से एक शेप बन जाती है ना भाई, लाइक दैट। तो ये एक sp ओवरलैपिंग कहलाती है। अब sp ओवरलैपिंग किस में हो सकती है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे HF में हो सकती है। तो हाइड्रोजन का तो हमें पता है कि वो 1s1 है, ठीक है, लेकिन अगर हम फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो फ्लोरीन की क्या हो जाएगी, 9 होता है ना, तो 1s2 2s2 और 2p4, तो 2px 2py 2pz में तोड़ दें इसको, तो 1 2 3 4 5 2pz से बॉन्डिंग करेगा ये फ्लोरीन, क्या करेगा 2pz से बॉन्डिंग करेगा, तो p ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करेगा उसके मतलब है। तो एक ही हमारे पास ये एक रहा हाइड्रोजन, और दूसरा ये हमारा 2pz ऑर्बिटल किसका भाई, फ्लोरीन का। तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया और ये हमारा फ्लोरीन हो गया, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा आपको पता है ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है, हमेशा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में, ऐसा ही है। जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास बॉन्डिंग हो जाएगी, तो H और F जो है वो आपस में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब PP अच्छा आखिरी हो गया PP ओवरलैपिंग। अब PP ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या होगा, एक P दूसरे P से हमारे पास जुड़ जाएगा। अब ये एक P ऑर्बिटल है, ये दूसरा P ऑर्बिटल है, जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, PP ओवरलैपिंग से बन जाएगा, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई इनके बीच में, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, इसमें F2 ले सकते हैं। फ्लोरीन के बीच जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना होगा तो वो हमारे इससे बना होगा, सिग्मा बॉन्ड PP ओवरलैपिंग से बना होगा, सही बात है ना भाई। अभी जो F और F के बीच बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड से बनेगा, अभी सिग्मा बॉन्ड PP ओवरलैप से बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है पार्शियली फिल्ड, जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो P ऑर्बिटल में होता है। अब यहाँ पर हम दो फ्लोरीन ले लेते हैं कि ये फ्लोरीन हमारे पास आया एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये दूसरा फ्लोरीन हमारे पास आया तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, जब ये आपस में जब दूसरे करीब आएंगे तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इस तरह से F2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा PP ओवरलैपिंग से। बात समझ में आ गई? तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, हम ये भी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बारे में एक और पॉइंट याद रख लें कि जो स्ट्रेंथ है सिग्मा बॉन्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग की एक्सटेंशन होगी, मतलब जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी ओवरलैप एरिया पे इलेक्ट्रॉन्स के आने की होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा। अब आप जानते हैं कि जो S ऑर्बिटल होता है उसमें नॉन डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते हैं ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते हैं, तो ओवरलैप एरिया पे इलेक्ट्रॉन के आने के चांस सबसे कम है। अब जब हम SP की बात करते हैं तो S पे तो
ओवरलैपिंग हमारे उस पर तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन पी में क्या होता है, किनारों पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर ओवरलैप एरिया पे इलेक्ट्रॉन के आने की जो पॉसिबिलिटी है उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर जब हम पीपी और की बात करें तो पीपी में तो क्या होता है कि किनारों पे ही हमारे पास क्या होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो दोनों पी के किनारों पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा डेंस जनरेट हो रहा होगा जबकि इसके मुकाबले में। तो यहाँ पर मतलब जितनी ज़्यादा डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट होता है ओवरलैपिंग पर, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास बॉन्ड जो है वो आता है। तो अब SS, SP और PP ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ हमारे पास है वो किसकी है भाई, PP ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। PP की स्ट्रेंथ ज़्यादा है किससे भाई, SP से, और SP की स्ट्रेंथ ज़्यादा है किससे, SS ओवरलैपिंग से। इसको याद रखना है गौर से आप सबको। तो कौन सा बॉन्ड, तो यहाँ पर जो इसके मतलब जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया वो PP ओवरलैपिंग हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों हुआ, रीज़न या लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। और जो वीकेस्ट हो गया वो क्या हो गया, इसमें SS ओवरलैपिंग हो गया। और जो SP ओवरलैपिंग जो हमारे पास हुई, इसकी जो स्ट्रेंथ हो गई हमारे पास कैसी हो गई, एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ आ गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, जो हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। समझ में आ गई बात?